एक विचार, एक संदेश प्रतिकर लगता है, ऐसा लगता है कि अधिकतम लोगों तक पहुंच जाए तो अच्छा काम हो जाएगा, इसलिए हम मित्र यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो पहली बात यह है कि संगठन के संबंध में थोड़ा विचार करेंगे। संगठन हमें नहीं बनाना है, एक मित्रों का समूह हमें बनाना है और इन दोनों के बीच जो बारीक रेखा है वो समझने की कोशिश करना जरूरी है। और हर एक मित्र का एक कर्तव्य है कि वो संगठन बनने से बचा सके इस संस्था को। ये मेरे अकेले से तो होने वाला नहीं है, मैं कह सकता हूं, लेकिन ये मेरे अकेले से होने वाला काम नहीं है। और बहुत सजग अगर हम ना रहे तो ये खतरा है कि ये संगठन बन जाए। बहुत सजग रहने की जरूरत है और बहुत होश से प्रयोग करने की जरूरत है कि ये संगठन ना बन जाए। संप्रदाय बनने के कुछ अनजाने रास्ते होते हैं, पता भी नहीं चलता और बनना शुरू हो जाता है, तो उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। और पूर्व से अगर हम सचेत रहें तो हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि वो ना बन पाए। एक तो ये विकल्प है और दूसरा विकल्प ये है कि इस बात से अगर हम डर जाएं कि संगठन ना बन जाए तो फिर कुछ करना ही नहीं है, तो दूसरा खतरा शुरू हो जाता है। फिर कुछ करना ही नहीं है तो फिर जो बात पहुंचानी है उसको पहुंचाना असंभव हो जाएगा। तब फिर वो मेरे अकेले कंधों पर रह जाएगी बात कि मैं जितना दूर सकता हूं, जितनी बात कर सकता हूं उतना मैं करूंगा, वो मैं करता रहूंगा, वो मेरे लिए आनंद की बात है। लेकिन वही बात बहुत लोगों तक पहुंच सकती है। जितने अधिक मित्रों का सहयोग होगा उतनी दूर तक वो बात पहुंच सकती है। और आज इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं विज्ञान की वजह से, समाज की प्रगति की वजह से, कि हम ना समझ होंगे कि अगर हम उन सुविधाओं का उपयोग ना करें। हम गलती में होंगे कि अगर हम वैज्ञानिक सुविधाओं का उपयोग ना करें। अब जैसे मैं यहां बोल तो माइक अगर हम ना लगाएं तो भी काम चलेगा, मैं बोलूंगा और तो भी शायद आप तक बात पहुंचेगी, लेकिन शायद ठीक से ना पहुंच सकेगी। अभी थोड़े हैं तो बात पहुंच रही है, ज्यादा लोग हो जाएंगे तो बिना माइक के बात नहीं पहुंच पाएगी। तो हम माइक का हम उपयोग कर रहे हैं तो ज्यादा लोगों तक बात पहुंच रही है। आज तो इतने साधन विज्ञान ने उपलब्ध कर दिए हैं कि उन सबका उपयोग किया जाए तो एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना बड़ा काम कर सकता है जितना बुद्ध और महावीर 25 जन्म में भी चाहते तो नहीं कर सकते थे। बुद्ध और महावीर की मजबूरी थी कि जो उनके पास उपलब्ध थे साधन, उनका उपयोग उन्होंने किया। जितना उन्होंने संदेश पहुंचाया वो बहुत है। लेकिन अगर वैसा ही श्रम आज के जमाने में किसी से करवाया जाए तो निपटना समझी होगी। आज तो बहुत साधन सुलभ है, उन सबका उपयोग हो सके तो एक आदमी अपने जीवन में इतना काम कर सकता है, इतना काम कर सकता है कि 400 साल जीता और बिना साधनों के मेहनत करता तो नहीं पहुंचा सकता था। तो उन सारे साधनों का उपयोग हम कर सकें, इसके लिए विचार करना जरूरी है। ये मेरे अकेले बस का तो मामला नहीं है, मित्रों की जरूरत है, बहुत प्रकार के मित्रों की जरूरत है। कोई श्रम कर सकता है, कोई बुद्धि से विचार कर सकता है, कोई धन की व्यवस्था कर सकता है, कोई और तरह के जो जिसकी सामर्थ्य है, जो जिसकी सूझ है, जो जिसकी व्यक्तित्व, उस ढंग से सहयोगी हो सकता है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये मित्रों का वर्ग जितना बड़ा होगा उतने ही अधिक अलग अलग तरह के लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग आएंगे और भिन्न तरह का अनुदान दान कर सकेंगे, सेवाएं दे सकेंगे, भिन्न तरह का सहयोग दे सकेंगे और काम को ज्यादा समृद्ध बना सकेंगे। तो जो सम्राट भी नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि मित्रों की एक सीमा तय हो जाती है, अक्सर ऐसा हो जाता है, अपरिचित लोगों से एक भय हो जाता है, स्ट्रेंजर से थोड़ा सा हम डरने लगते हैं कि पता नहीं ये आदमी क्या गड़बड़ करेगा, आके वो पूरा करेगा। तो आमतौर पे ये हो जाता है कि 10-25 मित्र जब कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो एक वो घेरा बना लेते हैं और उसमें फिर नए लोगों को भीतर आने देने से डरने लगते हैं। ये डर होता है कि नया आदमी कोई गड़बड़ ना कर दे, ये डर तो स्वाभाविक है और ये कामना और भावना भी अच्छी है कि कोई नया आदमी आके कोई गड़बड़ ना करे। लेकिन एक नए आदमी से 25 पुराने आदमी डरना कोई बहुत कमजोरी की बात है। सोचना यह चाहिए कि एक नए आदमी को हम 25 लोग बदलने की कोशिश करेंगे कि एक नया आदमी हम 25 को बदल देगा। और अगर हम 25 इतने कमजोर हैं कि एक नया आदमी हमको बदल दे तो हमको बदल ही जाना चाहिए। फिर इसमें बुराई भी क्या है? एक नया आदमी अगर हमको बदल सके तो बदल देना चाहिए। फिर हमेशा ये होता है कि जब भी कोई वर्ग इकट्ठा होना शुरू होता है तो एक दायरा बन जाता है
फिर उस दायरे के बाहर के आदमी को भीतर आने में फासला हो जाता, अनजाने होता है, कोई जान के नहीं करता ऐसा। ये मन के स्वाभाविक नियम है। अगर आप किसी अजनबी गांव में किसी हिल स्टेशन पे अपने कुछ दोस्तों के साथ जाएं और आपके साथ 2-4-10 मित्र हों, तो शायद आप उस गांव में मित्र ही नहीं बनाएंगे। वो 2-4 मित्र ही आपस में बातें करते रहेंगे, वही अपना टाइम पास करते रहेंगे। मजबूरी आ जाए, अकेले पड़ जाएं, तो बात दूसरी है, तो आप मित्र बनाना शुरू कर देंगे नई जगह पे। तो हर समूह सीमित होने की प्रवृत्ति से भरा होता है। एक टेंडेंसी होती है कि वो सीमित हो जाए, और सीमा में एक तरह की सुरक्षा अनुभव होती है। सब परिचित हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, जो हमको पसंद है। कोई अजनबी आदमी भीतर आ जाए, नई बातें करे, जो उपद्रव खड़ा करे, इसका भय छोड़ देना चाहिए। अगर काम को बड़ा बनाना है, व्यापक बनाना है, इस बात का भय छोड़ देना चाहिए। अगर सम्राट अशोक के साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना है, फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि हम इतने लोग, हमारा हृदय इतना विशाल हो, बाएं हमारी इतनी दूर तक फैले कि विपरीत से विपरीत व्यक्ति को भी धीरे धीरे हम समाहित कर लें। छोड़ेंगे हम एक भी व्यक्ति को नहीं धरती पे जो हमसे बिल्कुल अलग विचार भी रखता है, उसको भी हम अपने हृदय में जगह बना लेंगे, उसको भी उपयोगिता खोज लेंगे कि वो हमारे किस काम आ सकेगा। तो संपूर्ण पृथ्वी को हमको अपने बाहों में ले गए। इतनी बड़ी बाहें हमारी हो। गांधी जी ने एक प्रयोग इस देश में किया था, इस मुल्क में बड़ा प्रयोग किया था गांधी जी ने। हिंदुस्तान के कितने विरोधी और भिन्न लोगों को उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर लिया था गांधी जी ने। एकदम भिन्न लोग, जिनके बिल्कुल अलग अलग विचार थे, जिनके आपस में कोई तालमेल नहीं थे। मुसलमानों को भी इकट्ठा कर लिया, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, सबको इकट्ठा कर लिया, और किसी विराट कार्य में सहयोगी बन गए वो सारे लोग। अगर कोई ये सोचे कि भिन्न मत के, भिन्न दृष्टि के, भिन्न लोग ना आए भीतर, तो फिर काम बड़ा नहीं हो सकता, फिर छोटा रह जाएगा काम। कोई छोटी सी नदी रह जाएगी। अगर वो ये सोचे कि दूर से आना, कोई नाला या नदी मुझसे ना जुड़ जाए, कौन सी कीचड़, कौन सी गंदगी ले आए, कौन से द्रव्य ले आए, कौन से केमिकल ले आए, अच्छा पानी, साफ पानी में कोई गंदा पानी ना मिल जाए, अगर कोई ऐसा नदी सोचने लगे, तो वो नाली रह जाएगी, वो महानदी नहीं बन जाएगी, वो गंगा नहीं बन पाएगी। और गंगा बनना हो तो उसको सबको समाविष्ट कर ही लेना पड़ेगा, और ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि सब समाविष्ट हो जाए। इस संबंध में विचार करना जरूरी है कि हम अधिकतम लोगों को कैसे समाविष्ट कर सकें। हमें जगह बनानी पड़ेगी। भिन्न भिन्न लोगों को कैसे हम भीतर प्रवेश दे सकें, कैसे उनके लिए काम खोज सकें, कैसे वे भी सहयोगी बन जाए। अब मुझे मुल्क में ना जाने कितने लोग आके कहते हैं कि हम कुछ सहयोगी बनना चाहते हैं, न माने कितने लोग आके पत्र लिखते हैं कि हमें कुछ काम बताइए, हम कुछ काम में सहयोगी बनना चाहते हैं। तो वो आपका जिम्मा है कि आप इन सारे लोगों को, इन सारे मित्रों को ले लें, और ये तो भूल ही जाएं, ये तो ख्याल ही भूल जाएं कि कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो किसी काम का ना हो। ऐसा आदमी धरती पे परमात्मा बनाते ही नहीं। आदमी तो बहुत दूर की बात है, पशु पक्षी भी काम आ जाते हैं, पशु पक्षी भी सहारे बन जाते हैं, उनका सहारा भी काम बन सकता है, पशु पंछियों का भी सहारा काम बन सकता है। ऐसा तो कोई आदमी है ही नहीं धरती पे जो किसी न किसी काम का ना हो। निकम्मा कोई भी आदमी पृथ्वी पर नहीं होता जिससे कुछ काम न लिया जा सके, ऐसा आदमी नहीं होता। तो कोई भी आदमी उत्सुक हो कि हम उससे क्या काम ले सकते हैं, तो हमारे भीतर अगर इस बात की हम फिक्र करेंगे कि वो आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है, वो आदमी खराब है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर जांच जांच के हम आदमियों का निर्णय करने बैठेंगे तो निर्णायक हम हो नहीं सकते किसी के। और अगर हम निर्णय करने बैठेंगे तो इसमें काम को कितना धक्का पहुंचेगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गांधी जी के आश्रम में एक आदमी आता था और लोगों ने शिकायत की कि आदमी बहुत बुरा आदमी है, शराब पीता है, दुष्चरित्र आदमी है, झूठ बोलता है। गांधी सुनते रहे। मित्र बहुत परेशान होते रहे कि गांधी जी उस आदमी को रोकते भी नहीं, उसको निकट लेते हैं, उसको और अपने नगल में बैठाते हैं, और वो आदमी धीरे धीरे अकड़ के आश्रम में प्रवेश होता है। उसका भय भी विलीन हो गया। एक दिन आके लोगों ने कहा कि गांधी को कि बहुत किया, ये तो हद हो गई। आज हमने उस आदमी को शराब खाने में देखा, शराब पीते हुए, और आपके खादी के कपड़े पहने हुए वो शराब पी रहा है। ये तो बहुत बदनामी की बात है।
ऐसे आदमी का आश्रम में आना बहुत बुरा है, इससे आश्रम की बदनामी होती है। गांधी ने कहा कि हमने वो आश्रम किसके लिए खोला? अच्छे लोगों के लिए खोला ये आश्रम, तो बुरे लोग कहां जाएंगे फिर? और जो अच्छे ही हैं उनके लिए आश्रम को आने की जरूरत ही नहीं है, उनको आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, वो जहां है वही आश्रम है। तो किन के लिए है यहाँ पे? और फिर दूसरी बात कि तुम कहते हो कि वो खादी पहने वहां बैठा हुआ है, इसलिए लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं उसे वहां देखूंगा तो मैं उसे हृदय से लगा लूंगा कि देखो, मेरे मन में पहला ख्याल यही उठेगा कि आश्चर्य की बात है कि मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है। शराब पीने वाला आदमी भी खादी पहनने लगा, शराबी तक भी अपनी बात पहुंच रही है। तुम ये देख रहे हो कि जो खादी पी रहा है वो शराब पी रहा है, मैं ये देख रहा हूं जो शराब पी रहा है वो तक खादी पहनने लगा। तो बहुत देर नहीं है कि आदमी शराब भी छोड़ देगा। जब खादी पहनने लगा तो शराब कितनी देर तक पिएगा? तो इसने हिम्मत तो दिखाई, खादी तो पहनना शुरू किया। इसके मन में प्रेम का तो जन्म हुआ, देश प्रेम का जन्म हुआ, राष्ट्र प्रेम का जन्म हुआ। अब ये आदमी दूर से देखा जा सकता है, ऐसे भी देखा जा सकता है और ऐसे भी देखा जा सकता है। खादी पहन कर शराब पीता है या शराब पी के खादी पहनता है। तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि शराब पीने वाला भी खादी पहनने लगा। तब ऐसा होगा कि आश्रम में इसका स्वागत करो। अगर इस आश्रम को बड़ा बनना है और ब्रज जन तक पहुंचना है तो फिर दूसरी तरह से ही देखना शुरू करना पड़ेगा, पहली तरह से नहीं देखना चाहिए। तब जो भी आदमी हमारे निकट आता है उसमें क्या अच्छा है, वो किस तरह से सहयोगी हो सकता है, इसी भाव से हम देखें। और मैं आपसे ये कह दूं कि जिस आदमी को हम अच्छे भाव से देखना शुरू कर देते हैं, हम उस आदमी को अच्छा होने की इतनी हिम्मत देते हैं, इतनी ताकत देते हैं अच्छे कि जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता, जिसको हम अच्छी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। अगर 20 अच्छे आदमी एक बुरे आदमी को अच्छे मानने की तरफ ध्यान करना शुरू करें, आदर देना शुरू करें, सम्मान देना शुरू करें, तो उस आदमी को कठिन हो जाएगा बुरा होना। लेकिन जब सारी दुनिया उसकी निंदा करती हो, सारी दुनिया उसे घृणा करती हो, तो उसको बुरे होने की सुविधा हो जाती है। एक आदमी चोर, और अगर सब उस पर विश्वास कर लें कि ये चोर नहीं है, तो उसके चोरी करने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो किसी हृदय में अच्छा होने का भाव ना रखता हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है धरती। अगर एक चोर हमारे बीच आ जाए और हम सारे लोग उस पर विश्वास कर लें कि वो अच्छा आदमी है, वो आदमी वहां चोरी नहीं कर सकता। ये कानून के विपरीत भी है, असंभव भी है। क्योंकि इतने लोगों ने जो उसे आदर सम्मान दिया है, इसे ठुकराने के लायक कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो इतना आदर सम्मान ठुकरा दे वो आदमी। एक एक आदमी के मन में अच्छे होने का भाव है, लेकिन कोई अच्छा माने तो उसे, और जब कोई उसे अच्छा नहीं मानता तो उसके भीतर क्या जग जाता है जब लोग अच्छा मानते हैं उसे। एक अमेरिकी अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो का नाम आपने सुना होगा। वो यूरोप के एक छोटे से देश में, स्वीडन में पैदा हुई, बहुत गरीब खानदान में पैदा हुई, और एक सैलून में, बाल बनाने के सैलून में दाढ़ियों पे साबुन लगाने का काम करती थी। वो गरीब बच्ची 19 साल की उम्र तक वहां पे एक शूटिंग थी, 2 पैसे में वो दाढ़ी साबुन लगाने का काम करती थी। नाई की दुकान में, नाई बाड़े में काम करती। एक अमेरिकी यात्री गया, आईने में उसका चेहरा देखा, वो दाढ़ी में साबुन लगा रही थी, और उसने कहा कितनी सुंदर लड़की, वाह क्या सुंदर। ग्रेटा ने उससे कहा क्या कहते हैं आप? मुझे तो 6 वर्ष से दाढ़ी में साबुन लगाते हो गए, किसी ने मुझसे नहीं कहा कि मैं सुंदर हूं। किसी ने कभी नहीं कहा मुझसे आज तक किसी ने सुंदर हूं। आप क्या कहते हैं, क्या सचमुच में सुंदर हूं? उस अमेरिकी ने कहा बहुत सुंदर, मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी अपनी जिंदगी में, इतनी सुंदर है। ग्रेटा गार्बो ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं उसी दिन पहली दफा सुंदर हो गई, मैं रात भर सो नहीं पाई कि एक आदमी ने मुझे सुंदर कहा। मुझे खुद भी ख्याल नहीं था। मैं उस दिन घर लौटी और आईने में पहली बार मैंने अपने को सुंदर की निगाहों से देखा, तो मुझे भी लगा कि सुंदर तो मैं हूं। वो लड़की जो 19 साल की उम्र तक बालों में, दाढ़ी में साबुन लगाने का काम करती रही, वो अमेरिका की सबसे बड़ी श्रेष्ठतम अदाकारा बनी, श्रेष्ठतम अभिनेत्री। और उसने जो धन्यवाद दिया उस फिल्म के डायरेक्टर को दिया जिसने पहली दफा उसे सुंदर कहा था। उसने कहा कि अगर उस आदमी ने मुझे कभी सुंदर ना कहा होता तो हो सकता है मैं बूढ़ी होकर मर जाती वही साबुन लगाते लगाते, मुझे ख्याल ही नहीं होता कि मैं सुंदर हूं। और हो सकता है उस आदमी ने बिल्कुल सहज ही कह दिया हो सकता है।
हो सकता है उसने सिर्फ शिष्टाचार बस कह दिया, और हो सकता है उस आदमी ने कुछ ख्याल ही ना किया हो, कुछ सोचा भी ना हो कि मैं क्या कह रहा हूं, कैजुअल रिमार्क कर रहा हूं, और उसे पता भी ना हो कि मेरे एक शब्द ने एक स्त्री के भीतर सौंदर्य की प्रतिमा को जन्म दे दिया। उसके अंदर क्या चीज जागी, उसके अंदर जो सोया हुआ सुंदरता थी वो सुंदरता जाग गई। तो जिन लोगों से काम लेना हो उनके भीतर जो सोया हुआ है उसे जगाना बहुत चाहिए। इसलिए वे जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वे जो हो सकते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो जो बीज है वो जो अंकुर बन सकते हैं। अगर मित्रों से कोई बड़ा काम लेना हो, नहीं तो काम नहीं लिया जा सकता। अगर मैं कभी मित्रों से कहता हूं कि भाई फला आदमी से काम ले लो, तो वो कहते हैं कि वो तो बहुत बुरा आदमी है, वो बेईमान है, वो धोखा देता है, वो चोरी करता है। ये ठीक है कि आदमी बुरा है, बेईमान है। कौन आदमी बेईमान नहीं है, कौन आदमी बुरा नहीं है, कौन आदमी चोरी नहीं करता। लेकिन वो आदमी क्या हो सकता है, सवाल ये है, वो क्या है ये सवाल नहीं है। उसकी आत्मा के भीतर उस चीज को पुकार लेना जो वो हो सकता है, अगर उससे कोई बड़ा काम लेना हो। गांधी जी के आश्रम में कृपलानी भोजन बनाते थे, रसोइयों का काम करते थे, आचार्य जी भी कृपलानी। एक अमरीकी पत्रकार आश्रम में ठहरा हुआ था और उसने पूछा कि ये कौन है ये जो आश्रम में भोजन बना रहे हैं, कि ये तो जेबी कृपलानी मालूम होते हैं जो खाना बना रहे हैं। कृपलानी बर्तन साफ करते थे। उन्होंने कहा ये जो बूढ़ा आदमी है गांधी अद्भुत है, असल में रसोइयों के योगी था मैं, और इस आदमी ने मेरे भीतर वो जगह दिया जो मैं हो सकता था। छोटे छोटे आदमी के भीतर जादू घटित हो सकता है। एक दफा हम उसे पुकारे और उसकी आत्मा में जो सोया हुआ है उसे निकट लाए, उस पर विश्वास करें, उसको भरोसा करें, उसके भीतर जो सोया है उसको आवाज दे, उसको चुनौती खड़ी करें, तो बहुत कुछ निकल सकता है। और एक बड़े से बड़े आदमी को भी हम हताश कर सकते हैं, निराश कर सकते हैं, डिप्रेशन में डाल सकते हैं। श्रेष्ठतम व्यक्ति को भी हम कह सकते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, 2 कौड़ी के आदमी हो, और 10-5 आदमी अगर उससे कहने लगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो श्रेष्ठतम आदमी भी बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, निराशा में चला जाएगा, हताशा में चला जाएगा, डिप्रेशन में गिर जाएगा। एक बड़े पैमाने पे अगर मुल्क में कोई आध्यात्मिक क्रांति करनी है, सम्राट अशोक के और बुद्ध के संदेश को फैलाना जरूरी है और वो होना चाहिए, और अगर हम उसके लिए कोई रास्ता भी साफ कर सके तो भी बड़ा काम हो जाएगा। ये कोई जरूरी है कि हम ही करें, वो हमसे ही हो जाए ये भी सवाल नहीं है। लेकिन अगर हम रास्ता भी साफ कर सके सम्राट अशोक के संदेश को, तो उसके पीछे एक क्रांति का जुलूस निकल आएगा और सारी धरती को बदल देगा। तो बहुत व्यापक मित्रों का संगठन कभी भी बहुत व्यापक नहीं हो पाता। मित्रों का समूह तो व्यापक हो सकता है, सारी दुनिया के लोग एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, उसमें क्या अड़चन है, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, उसमें सबके लिए जगह है, कोई बंधा हुआ महसूस नहीं करेगा। और जहां भी ऐसा मालूम होने लगता है कि हम बंधे हैं, तो वही श्रेष्ठ आदमी वहां से दूर हटना शुरू हो जाता है। कोई श्रेष्ठ सेना बंधने को तैयार नहीं होती, कोई गुलामी के लिए तैयार नहीं होता। छोटे लोग ही बंधने को तैयार होते हैं। जिनके भीतर एकदम क्षुद्र है वो ही बंधने में रस लेते हैं। कोई बंधना नहीं चाहता इस दुनिया में। इसलिए इतना खोला रखना है कि भीतर कोई आए तो उसे लगे ही नहीं कि हम बांधने को हैं उसको, वो मुक्त अनुभव करे, वो भीतर आए या बाहर जाए उसे कोई फर्क महसूस ना करे। ऐसी ये समूह, ये सम्राट अशोक सेना बन सके, ये मित्रों का ऐसा एक दल बन सके, व्यापक बन सके, इसी बात पे चर्चा करने को हम इकट्ठा हुए। क्योंकि क्रांति कितनी बड़ी है, ये प्राथमिक रूप से जो क्रांति से जुड़े होते हैं उन लोगों को अंदाजा नहीं होता कि कितनी बड़ी क्रांति है। लेनिन के साथियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 1917 में जो हुआ वो सारी दुनिया में इतना बदलाव लाके आएगी वो चीज। वोल्टेयर या उसके साथियों को ये अंदाजा नहीं था कि फ्रेंच क्रांति क्या परिवर्तन लाएगी। गांधी और उनके मित्रों को भी अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। क्राइस्ट को तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था, ये जो 10-12 लोग उनके साथ हैं वो इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। 8 मित्र थे क्राइस्ट के पास, कितने से दोस्त थे जब सूली लगी थी, और वे भी बहुत गरीब लोग थे, संसाधन लोग नहीं थे। कोई चमड़े का काम करता था, कोई मछुआ था, कोई पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे। क्राइस्ट को तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि इतनी बड़ी क्रांति फैलेगी एक दिन, कि आधी पृथ्वी ईसाई हो जाएगी, क्राइस्ट के संदेश के प्रति आदर और सम्मान से भर जाएगी। इसका अंदाजा भी नहीं था लोगों को। कौन से बीज कितने बड़े वृक्ष बन जाएंगे इसकी कोई कल्पना प्राथमिक रूप से
लोगों को अंदाजा नहीं होती। अगर उन्हें होती तो शायद काम इतना सुंदर हो जाता जिसका ख्याल भी कोई नहीं कर सकता। जैसा जैसा मैं अधिकतम लोगों से मिलता हूं तो मुझे यह एहसास होता है कि ये तो बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। इस वृक्ष के नीचे लाखों करोड़ों लोगों को छाया मिल सकती है। ये तो इतना बड़ा झरना बन सकता है कि लाखों करोड़ों लोग उससे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन आज कोई ख्याल नहीं हो सकता उन मित्रों को जो आज हमारे काम से जुड़े हुए हैं, सम्राट अशोक के संगठन से जुड़े हुए हैं। अगर उनको ख्याल आ जाए तो शायद वे बहुत विचार के काम करना शुरू कर देंगे। अभी मैं एक वैज्ञानिक की किताब पढ़ता था, रूस में वो रास्ते बना रहे हैं, तो वो इतने बड़े रास्ते बना रहे हैं कि 100 साल बाद कितना ट्रैफिक होएगा उनको अंदाजा लगा के वो रास्ता बना रहे हैं। 100 साल का अंदाजा लगा के 100 साल बाद कितने लोग निकलेंगे, कितने वाहन होंगे, कितने दोपहिया होंगे, उसके हिसाब से वो रास्ता बना रहे हैं। और एक हम भी हैं, हम भी रास्ता बनाते हैं और 2 साल बाद पता चलता है कि उस रास्ते को और चौड़ा करने की जरूरत है। हर 2 साल बाद रास्ते को तोड़ना पड़ता है, थोड़ा जोड़ते हैं, थोड़ा जोड़ते हैं। हर 5 साल में हमको पता चलता है कि ट्रैफिक ज्यादा हो गया, रास्ता छोटा हो गया। हमको इतना अंदाज नहीं कि 5 साल बाद कितने लोग चलेंगे इस रास्ते पे, हमको अंदाजा नहीं इस बात का। अद्भुत कौमें हैं जो 100 साल बाद की विचार करती हैं। 100 साल बाद कितने लोग होंगे इस गांव में, कितनी आबादी होगी, कितने बड़े रास्तों की जरूरत होगी, कितने वाहन होंगे, अभी से वाहन बना लेना जरूरी है। जो लोग इतना दूरगामी सोचते हैं उनके काम में एक सरलता, सहजता और सौंदर्य पैदा होती है और बाद में कठिनाई नहीं होती। तो अभी तो मित्रों का समूह बहुत छोटा है, लेकिन 10 साल में ये इतना बड़ा हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ काम करना है, उतना चौड़ा रास्ता बनाना है। अनजान अपरिचित लोग 10 साल बाद इस रास्ते पे चलेंगे, हो सकता है आप ना रहे, मैं ना रहूं, इस रास्ते पे कोई चलेगा। तो उसको ध्यान में रखने काम करने की जरूरत है। और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम बहुत मूल्य के नहीं है, मूल्य उस रास्ते का है जो रास्ता हम बना रहे हैं, जिसमें हम अपने जीवन को लगाना चाहते हैं। अगर वो बड़ा रास्ता हो जाए तो बहुत लोग उसमें चल सकेंगे। तो इन सारी बातों पर विस्तार से विचार करना जरूरी है। ये तो मैंने थोड़ी प्राथमिक बातें आज पहली मीटिंग में कही, ताकि इनके आसपास मित्र भी और विचार करें और इन पे विस्तार में, डिटेल्स में एक एक बात पे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, उस सब विचार कर लेना जरूरी है। विस्तार में मेरी समझ बहुत कम है, उसमें आपकी समझ मुझसे ज्यादा है। मैं कुछ केंद्र की बातें कर सकता हूं कि इस केंद्र पर चिंतन किया जाए, लेकिन विस्तार में शायद मेरी समझ नहीं के बराबर है कि वो कैसे हो, वो चीज कितने लोग करें, कितना धन जरूरी हो, कितनी शक्ति जरूरी हो, कितना श्रम लगे, वो सब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। वो व्यवहारिक रूप से कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो मुझे उसका का खगा ABCD नहीं पता, इसलिए सोचा कि मैं अपनी बात आपसे कहूंगा और फिर आपकी बात भी सुनूंगा, और उन दोनों बातों के मेल से कुछ बन सकेगा। तो मैं थोड़ी सी आपको आकाश की बातें कह सकता हूं, लेकिन पृथ्वी बातों का, मुझे पृथ्वी की बातों का पता नहीं है, और अकेले आकाश की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। जड़ें तो जमीन में ही जाएगी, चलना तो जमीन पे ही है, पानी तो पृथ्वी से ही पाना पड़ता है, रस तो पृथ्वी से ही खींचना पड़ता है। तो आकाश में कैसे वृक्ष फैल सकता है, उसमें कैसे फूल आ सकते हैं, उसकी बात मैं करूंगा। जड़ों के संबंध में थोड़ा सा आप सोचें और स्मरण रखना कि फल फूल इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितनी जड़ें महत्वपूर्ण है। फूल जड़ों पर ही निर्भर होते हैं, जड़ों के बिना तो फूल नहीं आ सकते। तो क्या हम इस काम के लिए कौन सी रूट्स, कौन सी जड़ें दे सकते हैं कि ये वृक्ष बड़ा हो सके और इतना बड़ा हो कि सारी धरती पर फैल जाए। मैं अपना सारा श्रम, अपनी सारी संपत्ति, चाहे वो बड़ी हो चाहे नहीं हो, वो मैं देने को तैयार हूं, वो मैं दे ही रहा हूं, और मेरे लिए कोई काम नहीं है, मेरे लिए आनंद है। उसमें कोई संगी साथी नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगा ही। लेकिन अगर उसमें संगी साथी हुए, दोस्त हुए, तो वो काम बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत दूर तक पहुंच सकता है, अनेक लोगों तक पहुंच सकता है। इन थोड़ी सी बातें मैंने कही, इस पर आप थोड़ा सोचेंगे। डिटेल्स की वो विस्तार की बात है, आप करें कैसे हो, क्या रास्ता निकाले, वो मित्रों में
मेरी इस बात को लेके और चर्चा आगे करें, खुले मन से सोचें। कल सुबह 9 बजे हम यहाँ फिर से एकत्रित होंगे और आप सब लोग आमंत्रित हैं, तो उन पे सोचें। और कल मैं सुबह फिर आपकी बात सुनता हूँ, निर्धारित करें। ये तो एक छोटी सी मीटिंग है और कल मेरे ख्याल है कि कल को हम स्टेडियम में एक बड़ी मीटिंग ले सकें सम्राट अशोक को प्रेम करने वाले लोगों की। तो सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए अभी तो एक छोटी सी बात कही कि ज़्यादा लोग होंगे तो विचार करें, चिंतन करें और एक बहुत बड़ा कैंप हम स्टेडियम में लें जल्दी से जल्दी, जहाँ 10,000 लोग इकट्ठे हों और आपस में एक दूसरे से चर्चा करें, आपस में एक दूसरे से पहचान करें। अपनी अपनी जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी एक सहयोग और सद्भावना की जरूरत है। वो अकेले ना महसूस करें लोग अपने आप को। पूरे देश में कैसे हमारे दोस्तों का दायरा बढ़े, तो सब लोग साथ देंगे, सुझाव देंगे, वहाँ काम की जरूरत होगी। तो अभी विदिशा में गया तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि हम आपकी बहुत मदद करना चाहते हैं, तो हम कैसे मदद करें, कैसे भूमिका खड़े करें, तो हम लोग वहाँ जा सकते हैं। अब मैं अगर किसी नए नगर में जाता हूँ तो 10, 25, 100, 200, 1000, 500 लोग सुनते हैं। अगर वहाँ भूमिका बन सके पहले से तो वहाँ 10,000 लोग सुन सकते हैं, 50,000 लोग सुन सकते हैं, लाख लोग सुन सकते हैं। तो जगह जगह मित्र अलग अलग सुझाव देते हैं, उनके सुझाव महत्वपूर्ण हैं, प्रयोग के हैं। वो सारे मित्र पीछे एक जगह इकट्ठे हो सकें, उसके लिए भी हम एक भूमिका बनाएं। तो अभी तो और ज़्यादा नहीं कहना, और फिर विस्तार में कल सुबह 9 बजे हम चर्चा करते हैं। और आप यहाँ सुनने नहीं आए, ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये कोई मेरे कोई प्रवचनों की आयोजित मीटिंग नहीं है। ये मैंने जो इतनी बातें कही वो भी इसलिए कही कि आप भी कुछ कह सकें। ये मैंने आपको प्रवोक करने के लिए कहा कि आप भी कुछ बोल सकें, तो सारे मित्र बोल सकें और सामूहिक विचार से और सामूहिक चिंतन से और सामूहिक शक्ति से कुछ निष्पत्तियां हम लें, इन 2 दिनों में हम ले सकें, ताकि हम कुछ निश्चित निष्कर्ष लेके चल सकें और काम हो सके। तो बस अभी इतना, और भगवान श्री कृष्ण को